Hello everyone, welcome to Goalwan. My name is Abhishek Dubey. Let's revise mathematics for class 10th. आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर। अलजेब्रा के पहले चैप्टर पॉलिनोमियल्स को हमने लास्ट वीडियो में कवर किया। आपको 5 मार्क्स की संजीवनी दे दी है जो आपके फाइनल पेपर में आपको बहुत हेल्प करेगी। अब इसी चैप्टर को पढ़कर फिर से हम आपको 5 मार्क्स की संजीवनी और देने जा रहे हैं ताकि आपका अलजेब्रा का 20 आउट ऑफ 20 की जर्नी पूरी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में देखो मैंने पहले ही बता दिया था, अलजेब्रा 20 मार्क्स का है जहां पर 4 चैप्टर हैं जिसमें से सेकंड चैप्टर आज हम कवर करने वाले हैं और वो 5 मार्क्स का रहेगा। सिलेबस की बात करें तो बेटा देखो सिलेबस में आपके लिए ना ग्राफिकल मेथड में थोड़ी बहुत बातें हैं बस, जहाँ पे आपको 3 टर्मिनोलॉजी जाननी है। लाइंस बेसिकली लाइंस रहती है ना, लाइंस 2 लाइन अगर है आपके पास या तो वो इंटरसेक्ट करेगी या फिर वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाएगी या फिर वो पैरेलल जाएगी। तो 3 चांसेस रहते हैं। इन 3 कंडीशंस को हम क्या क्या बोलते हैं वो सारे डिस्कस करने और उनके ऊपर कंडीशंस फॉलो करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जो मेजर प्रॉब्लम यहाँ से आती है वो स्टेटमेंट वाइज रहती है, फिर आपको इक्वेशन बनाना पड़ता है, इक्वेशन बना के फिर उसे सॉल्व करना पड़ता है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, वो सेकंड पार्ट है इस सिलेबस का और वही सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बनते हैं जिसे हमें आज के इस टॉपिक में कवर करना है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो हम ग्राफिकल मेथड कवर करने वाले हैं। 2 टर्म आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगी, पहली रहेगी कंसिस्टेंट और दूसरी रहेगी इनकंसिस्टेंट। लाइन के 3 तरीके के नेचर हो सकते हैं। 2 लाइंस हैं, या तो वो इंटरसेक्ट करेगी या फिर मतलब एक दूसरे को टच करेगी या कट करेगी, और या दूसरा केस क्या है कि वो टच ना करे, पैरेलल चली जाए। तो 2 केसेस में जब लाइन किसी भी कारण से 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं या टच कर रही हैं तब हम उसे कहेंगे कंसिस्टेंट नेचर है उनका। और अगर वो किसी भी सूरत हाल में उसे टच नहीं कर रही, एक ही चांस है वो, दैट इज पैरेलल जा रही, तो उसे हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस को भी हम कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। कोइंसिडेंट लाइन यानी कि एक लाइन के ऊपर एक और लाइन लगा दिया आपने, उसे हम कंसिस्टेंट लाइन बोलेंगे। सिर्फ पैरेलल लाइन को ही हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, जहां पर 2 लाइंस के मिलने का कोई चांस ना हो। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बेसिकली है क्या, सबसे पहले उसकी जनरल इक्वेशन देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन आपको दिखाई देगी ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। ध्यान रहे a और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। यहां पर a b c कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई रियल नंबर है। a और b की वैल्यू अगर आप 0 कर दोगे तो ये चैप्टर की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि नाम ही क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये तो हो गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब क्या है कि 2 लीनियर इक्वेशन ये उठा रहे हैं 2 वेरिएबल के। एक कैसा रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन रहेगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ध्यान देने वाली बात क्या है, वेरिएबल जो है आपके x और y ही रहेंगे, खाली नंबर्स का फर्क रहेगा। कभी लिख दिया होगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3 और 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 4। तो इस तरीके की नेचर में आपको लिखा जा सकता है। ध्यान रहे जब भी आप a b c के कोएफिशिएंट्स को डील कर रहे हैं तो अगर आपको इक्वेशन इस तरीके से दिख रही है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो 5 जो कि आपका c वैल्यू है उसे इस साइड लाना है, लेफ्ट साइड लाना है। कैसे लाओगे, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, तभी आप जनरल इक्वेशन के कंपैरिजन में उसे ला सकते हैं और जो टर्मिनोलॉजी आगे हम आपको समझाने वाले हैं उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आपका c का जो साइन है ना वो गड़बड़ हो जाएगा, कहीं पे जहाँ पे माइनस रहना होगा उसे आप प्लस लगा के गलती कर दोगे। तो करना क्या है, इक्वल टू के उस साइड पड़ा हुआ तो उसे इसी साइड लाना है, जनरल इक्वेशन जैसा बनाना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के तरीके से बनाना है। आई बात समझ में। जैसे यहाँ पे देखिए आप एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 3x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 और दूसरा लिखा हुआ है 7x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो ये इसको पहले बेटर रहेगा 7x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख लो, ताकि कोई भी फॉर्मूला या फिर कोई भी टेक्निक जो आप लगाने वाले हो वो गलत ना हो जाए किसी भी कारण से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब। हाँ जी, एक फन फैक्ट आपको बताना चाहूँगा जिन्होंने पॉलिनोमियल्स की वीडियो देखी। पॉलिनोमियल्स में बेसिकली हमने क्या कहा, डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करते हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। वहाँ हमने बोला कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है यानी सिंगल टाइप ऑफ वेरिएबल्स ही आपके लिए यूज होंगे।
x के टर्म्स में ही रहेगा या y के टर्म्स में ही रहेगा। लेकिन अगला ही चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जो 2 वेरिएबल कंटेन कर रहा है, x एंड y। सो यहाँ पर आप ये देखिए कि डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, 1। कैसा इक्वेशन दिखता है आपको, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस तरीके का इक्वेशन दिख रहा है। यहाँ पर डिग्री x की भी 1 है, y की भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर पूरे इक्वेशन में क्या है, 1, तो इसीलिए डिग्री 1 होगी। और जब डिग्री 1 रहती है तो हमने क्या बताया था उसके बारे में, वो एक लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर ग्राफ देती है, यानी लाइन कैसा रहता है, ग्राफ कैसा रहता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो ये कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो आप पढ़ रहे हो, पॉलिनोमियल में ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर दिया गया अच्छे से। फिर से एक बार लेक्चर को देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर हम ऑलरेडी स्टडी कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अब यहां पे देखो इस पॉइंट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको 2-3 बातें बता रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है नोटिस करने वाली, बाकी तो डेफिनेशन तो ऐसे ही आप पढ़ सकते हो, उसको आपको कोई उतनी तकलीफ नहीं देगा। पहला नेचर क्या बताया मैंने, जब 2 लाइंस हम कंपेयर कर रहे हैं तो पहला नेचर है कि लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट कर जाए, एक लाइन इस साइड जा रही है, एक लाइन इस साइड जा रही है, इस तरीके से इनकी इंटरसेक्शन हो गई। अब जब इंटरसेक्शन हो गए ना, तो यानी क्या है कि चांस क्या है, चांस है कि सिर्फ एक ही पॉइंट हो जहां पे ये मीट करेंगे, और कोई पॉइंट हो नहीं सकता। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये ऐसा नेचर है जहां पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है बेटा, कि एक ही ऐसा पॉइंट है जहां इन दोनों लाइन की मीटिंग हो रही है और वो इन दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। बाकी और कोई पॉइंट इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर दे, इन दोनों को एक साथ सॉल्यूशन बना दे, वैसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक पॉइंट ऐसा ही है, और वो कौन सा नेचर होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको कैसे पता करें कि कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, बिना ग्राफ बनाए। बिना ग्राफ बनाए अगर पता करना है बेटा, तो लाइन आपको कैसी दी रहेगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसमें से पता करना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं, तो कंडीशन क्या है, रेशियो निकालो a1 बाई a2 का, उसको कंपेयर करो b1 बाई b2 के रेशियो के साथ। अगर दोनों बराबर नहीं है, किसी भी इक्वेशन में अगर ये दोनों चीजें बराबर नहीं है, तो कंफर्म है कि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं यार आपसे अगर क्वेश्चन में सीधे पूछ ले कि बताओ भाई अगर कोई एक मिसिंग वेरिएबल दे दिया, जैसे कि मान लो आपको दिया है 2x प्लस 3y प्लस k इक्वल टू 0, दूसरा दे 3x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0। बोल देंगे कि भाई बताओ ऐसा कौन सा वैल्यू होगा k का जिसके लिए ये लाइन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए, या फिर ये लाइन जो है यूनिक सॉल्यूशन दे। तो ये दोनों भाषा आपसे पूछी जा सकती है, तो इन वर्ड्स को ध्यान में रखना। ठीक है, क्या क्या वर्ड ध्यान में रखना है आपको, एक वर्ड ध्यान में रखना है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा वर्ड ध्यान में रखना है इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसका नेचर कैसा है भाई, नेचर है कंसिस्टेंट। स्टार्टिंग में हमने बताया ना, कोई भी लाइन अगर किसी भी कारण से एक दूसरे से मिल रही है, 2 लाइन की बात कर रहे हैं या 3-4 लाइन, कितनी भी लाइन हो सकती हैं, अगर लाइन आपस में मिल रही हैं तो उनका नेचर कंसिस्टेंट होगा। अदरवाइज पैरेलल के लाइन का ही एक ऐसा केस है जहां मिलने का कोई स्कोप नहीं है, उसे हम इनकंसिस्टेंट नेचर बोल देंगे। ठीक है भाई, चलो बढ़िया आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है भाई कोइंसिडेंट लाइन, ये भी एक कंसिस्टेंट लाइन का ही केस है। क्या है, एक लाइन के ऊपर एक लाइन आपने लगा दी, सर ये भी तो पैरेलल लाइन ही हुआ, लेकिन बेटा टच तो कर रहा है ना यहाँ पर। अगर कोई कह रहा है बेटा सर ये भी तो पैरेलल ही हुआ, तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लड़का गलत नहीं बोल रहा, लेकिन ये एक दूसरे को टच तो कर रहे हैं। कहाँ कहाँ टच कर रहे हैं भाई, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर। इसीलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, एक ही पॉइंट थोड़ी ना। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट बनाने लग जाऊँ, आप देखो ये वाला पॉइंट, 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 पॉइंट 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 पॉइंट, ऐसे कितने भी आप रैशनल इरेशनल कितने भी नंबर के पॉइंट्स यहाँ पर बना सकते हो, और आपको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड मार्क कीजिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर अवेलेबल ओनली इन कोइंसिडेंट लाइंस। ये भी एक कंसिस्टेंट लाइन है। अब दो जो आपको इक्वेशन दिया रहेगा, बिना ग्राफ बनाए कैसे पता करोगे कि कोई कोइंसिडेंट लाइन है या नहीं, तो फिर से वही देख लेते हैं यार। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ऐसे दे रखा है। तो कैसे पता करोगे भाई, a1 बाई a2 शुड बी इक्वल टू b1 बाई b2 शुड बी इक्वल टू c1 बाई c2। केवल एक ही है ऐसा केस है जहां पर ये तीनों रेशियो बराबर होने चाहिए, तभी ये कोइंसिडेंट लाइन हुई। कोई बड़ा कोइंसिडेंट तभी कह सकते हैं ना जब सारी चीजें बराबर ही हो जाए, बड़ा कोइंसिडेंट है यार। तो यही है नेचर इसका।
इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद इनके सारे रेशियोज, सारे कोएफिशिएंट के रेशियोज बराबर आने चाहिए, और ये एक कंसिस्टेंट लाइन का नेचर है। बात समझ में आई? बढ़िया। अगला केस पैरेलल लाइंस का केस। पैरेलल लाइंस भी देखिए ये अपना कोइंसिडेंट लाइन जैसा ही दिख रही है, बस क्या इनमें टचिंग नहीं हो रही है, इनमें किसी भी प्रकार का मेल मिलाप नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो जब टच कुछ नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, ये इनकंसिस्टेंट नेचर हो गया। ये वर्ड जो है आपको ध्यान में रखना है, इनकंसिस्टेंट नेचर हो गया। ठीक है, कई बार यार एमसीक्यू टाइप में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं इस पे। फिर वही, अब इसमें तो सॉल्यूशन का कोई मतलब ही नहीं बनता, नो सॉल्यूशन का केस है, कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि भैया कोई कांटेक्ट ही नहीं है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, तो फिर आप सॉल्यूशन किस बात का निकालोगे दो लाइंस के बीच में। और अब इसका कंडीशन कैसे पता करेंगे भाई? अगर आपको दे दिया a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर ऐसे कंडीशन दे दिया तो कैसे पता करोगे भाई पैरेलल लाइन है या नहीं है? तो क्या करना है भाई, a1 बाई a2 को b1 बाई b2 के बराबर करना है, बस c1 बाई c2 बराबर नहीं होना चाहिए, इसीलिए कोइंसिडेंट लाइन से ये डिफरेंट हो गई। अदरवाइज तो सेम ही हो जाता है ना सारा कुछ, है भी वैसे भी सेम ही है सब कुछ, बस खाली क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होता है, इसलिए c1 बाई c2 का रेशियो जो है वो बराबर नहीं होता है। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो स्ट्रेट लाइन में आपको और डिटेल में ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, समझ में आया? तीनों ग्राफिकल नेचर्स आपको, तीनों लाइन का नेचर समझ में आया? दो लाइन कंसिस्टेंट होती है जो इंटरसेक्ट करती है, जो टच करती है लाइंस। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसी भी तरीके से अगर दो लाइन के बीच में है तो वो कंसिस्टेंट लाइन है। पहली लाइन हो गई इंटरसेक्टिंग, दूसरी लाइन हो गई कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग के लाइन के लिए क्या है कि एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, सारे ही पॉइंट उनके कोइंसिडेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद कंडीशन चेक करना हो तो भाई a1 बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी इंटरसेक्टेड लाइन हो गया। a1 बाई ए टू इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये क्या हो गया भाई आपका कोइंसिडेंट लाइन हो गया। पैरेलल लाइंस के बीच में क्या है भाई, a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, और ये इनकंसिस्टेंट लाइन है विद जीरो सॉल्यूशन। तो ये वर्ड्स ध्यान में रखोगे तो ना मिसिंग वेरिएबल्स जो आपको डाल देंगे वहां पर, तो आप इजीली उसे ढूंढ सकते हो। चलिए बढ़िया है, अब क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं ग्राफिकल मेथड पर, इजी क्वेश्चन प्रॉब्लम को ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक 2 पे। चलो, पहला ही क्वेश्चन आपके पास वैसा आ गया जिसपे मैं बार बार आपको स्ट्रेस कर रहा था। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस y इक्वल टू 3 लिखा हुआ बेटा, इसको -3 इस साइड ले आओ। पहला ही काम आपको, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख रहे हो तो सबसे पहला काम यही करना है कि इक्वेशन को जनरलाइज फॉर्म के बराबर बनाना है, ताकि आपका साइन में कोई गड़बड़ी ना कर दो। प्लस साइन में, माइनस साइन में बहुत मिस्टेक करते हो, मेरे क्लास में बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं, हो सकता है आप भी कर रहे हो। ठीक है, फिर दूसरा है 6x प्लस ky -8 इक्वल टू 0। -8 अगेन मैं इस साइड ले आया। क्या बोला है, डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा बेटा, डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन का मतलब नो सॉल्यूशन। ऐसा कौन सी लाइन है, कौन सी दो पेयर ऑफ लाइन के बीच में ऐसा इक्वेशन बन रहा है, ऐसा रिश्ता बन रहा है? सब पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की कंडीशन बताएंगे फटाफट। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है जी, डालते हैं कंडीशन, देख के देखते हैं। सो a1 एंड a2 क्या है भाई, 3/6, एंड b1 और b2 क्या है भाई, y का कोएफिशिएंट क्या है पहले वाले इक्वेशन में 1 और दूसरे में k। c1 बाई c2 क्या है भाई, -3 -8, माइनस माइनस कैंसिल, 3/8। सो a1 बाई a2 कैंसिल हो गया, क्या बन रहा है अपने पास 1/2। 1/2 क्या 3/8 के बराबर है क्या? नहीं है। तो ये बात तो सिद्ध हो गई कि a1 बाई a2 जो है c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, तो b1 बाई b2 के बराबर होना चाहिए। तो इस लिहाज से क्या हो जाएगा, 1/2 शुड बी इक्वल टू 1/k, देयरफॉर k की वैल्यू क्या हो गई 2। बोलो इतना सिंपल था कि नहीं? कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? क्या ये 1 मार्क्स कैटेगरी के लायक है क्वेश्चन? बिल्कुल है सर। इसको लिखने की वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज क्या है, इसको तो छूने की भी जरूरत नहीं है। देख के अरे k की वैल्यू 2 है, क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। बढ़िया। अब 2 मार्क्स टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं एक बार, कैसा रहेगा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड सी इफ द सिस्टम, फिर से वैसे टाइप का ही क्वेश्चन आ गया, देखो बड़ा। फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस c इज इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस 3y माइनस c इक्वल टू 0 हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। कौन सा केस हो गया, कौन सा केस हो गया? पहले वर्ड पे फोकस करेंगे। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया बेटा, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में क्या कंडीशन रहता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2
इक्वल टू C1/C2। ठीक है, सारी चीज़ें इक्वेट कर लेनी है आपको। तो यानी क्या करोगे आप, C/12 इज इक्वल्स टू 3/C इज इक्वल्स टू 3 - C/-C। ठीक है, पहले से ही इस साइड में थी चीज़ें तो हमने उसको रखा हुआ है और साइन का सही इस्तेमाल किया है, तो हमारे पास कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, इजीली हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप कोई भी रेशियो आप उठा सकते हो यार, कोई भी रेशियो उठा सकते हो। A1/A2 को B1/B2 इक्वेट करके कर लो, या फिर B1/B2 को C1/C2 के इक्वेट करके देख लो। तो मैं ये करके देखता हूँ, B1/B2 C1/C2 को इक्वेट करके देखता हूँ। सो 3/C इज इक्वल्स टू 3 - C/-C, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × -C इज -3C इज इक्वल्स टू C × 3 - C, सो -3C इज इक्वल्स टू 3C - C²। ये राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड ले आओ सारे कुछ, सो C² -3C विल बिकम -6C इज इक्वल्स टू 0। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है सर? C कॉमन आ रहा है, C कॉमन ले लो तो C - 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो दो नंबर मल्टीप्लाइड हैं और उनका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब कोई भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डेफिनेटली एक नंबर को 0 होना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट 0 हो सकता है कि नहीं? अगर 15 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 0 होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे या तो C 0 है या फिर C - 6 0 है, कोई एक तो 0 है। अब ये बात का पता कैसे लगाए कि कौन 0 है? ये आपके डेफिनेशन में जाएगी। कंडीशन में वापस से चलते हैं। कंडीशन क्या थी हमारे पास लीनियर इक्वेशन के बारे में? सो बेटा लीनियर इक्वेशन के बारे में मैंने क्या कहा था आपको कि आपकी जो A एंड B वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो क्या C कहीं पे A और B के प्लेस में बैठा हुआ है क्या? तो भैया पहले इक्वेशन में ही देखो, CX A की वैल्यू ही C है, तो C 0 हो नहीं सकता। तो कौन हो सकता है? C - 6 को 0 हो जाएगा, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 कंफर्म हो गया वैल्यू। तो ये हमें स्ट्रेंथ मिल गई यहाँ पर। हाँ भाई, ये हमारा आंसर करेक्ट है। मजा आया? बोलो, बढ़िया समझ में आया ना एकदम? चलो मस्त, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, सो 3 मार्क्स के कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए, देखते हैं ऐसे। ओके, डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, द इक्वेशन ऑफ हुज साइड्स आर गिवन बाय दिस। देखो भैया, एक बात तो कंफर्म होगी, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, आपको 3 लाइंस दे रखी हैं। लाइन 1 दे रखा है आपको 2y - x -8 = 0। लाइन 2 आपको दे रखा है 5y - x -14 = 0। और लाइन 3 आपको दे रखा है y - 2x -1 = 0। मैं इस साइड जानबूझ के ले आ रहा हूँ लाइन के नेचर को, ABC को समझने के लिए। ठीक है, बढ़िया। अभी क्या करना है हमें, 3 साइड्स होते हैं ना ट्रायंगल के, 3 लाइन से ही बन रहे हैं, और ट्रायंगल के वर्टिसेस अगर वो साइड बन रहे हैं तो यानी कि हर एक लाइन को एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, तभी संभव है। तो मैं ऐसे अगर बना दूं, आपके पास एक साइड ये हो गई और दूसरी साइड इस तरीके से कुछ अगर बना दूं मैं, और तीसरी साइड किसी और कलर से बनाते हैं, चलो वाइट कलर से बना देते हैं, बढ़िया। सो तीसरी साइड कुछ ऐसी, ठीक है। सो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेसिकली, ये देखिए आप, ये ट्रायंगल जो बन रहा है यहाँ पर, ये कॉर्नर पार्ट जो रहते हैं उसे हम वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक, पॉइंट के नाम देख देता हूँ, ABC। तो ये वर्टिसेस आपको ढूंढने हैं। अब मैं अगर इनके लाइन के नाम रखना चालू कर दूँ, लाइन के मैं नाम रख देता हूँ, ये ब्लू वाली जो लाइन है उसे L1 बोल दिया, येलो वाली को L2 बोल दिया, और वाइट वाली को L3 बोल दिया। ठीक है, तो आप ये देखिए पॉइंट A किसके इंटरसेक्शन से बन रहा है? पॉइंट A बन रहा है इंटरसेक्शन ऑफ ब्लू लाइन एंड येलो लाइन। तो कौन सा है? लाइन 1 एंड लाइन 2, L1 एंड L2 के इंटरसेक्शन से बन रहा है। एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा, ग्राफ में आप पॉइंट्स डालोगे अपने आप पता ही लग जाएगा। फिर B और पॉइंट B किससे बन रहा है भाई? ब्लू और वाइट से, यानी L1 एंड L3 से बन रहा है। पॉइंट C किससे बन रहा है? देखो ध्यान से, पॉइंट C बन रहा है येलो एंड वाइट से, यानी ये L2 एंड L3 के पेयर है। तो ये पॉइंट आपको यहां से मिलने वाले हैं। अच्छा जी, अब ये सर पॉइंट कैसे निकाले जाएं? ये पॉइंट आपको ग्राफ से निकालना होगा। कैसे निकालेंगे ग्राफ से? ये ग्राफ मैंने बनाना चालू किया, यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं x एंड y। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस टाइप का रहता है इसमें। अब आपको ग्राफ पेपर रहेगा तो आपके कोऑर्डिनेट्स आपको पता रहेंगे, एक एक यूनिट आपको यहाँ से पता रहेगी कि आपको क्या मार्क करना है।
ठीक है। मैं खाली पोजीशंस मार्क करना आपको बता देता हूँ कैसे करना होता है। ये आप डब्बा बनाइए एक ऐसे, एक जगह पे x रखिए, एक पे y रखिए। अब मैं अगर लाइन 1 के बारे में बना रहा हूँ तो लाइन 1 अपना क्या था, 2y माइनस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। सो ये इसको ऐसे लिख देता हूँ 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8 जो था, ठीक है। सो अगर मैं y को 0 डालता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, x की वैल्यू आ जाएगी -8। और अगर x को 0 डालता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y इक्वल टू 8, यानी कि y की वैल्यू 4, ठीक है। सो x की वैल्यू -8 कहीं यहाँ पे लाई करेगी और y की वैल्यू 4 कहीं यहाँ पर लाई करेगी। तो जो लाइन 1 है आपका कुछ इस तरीके का होगा, है कि नहीं। लाइन 1 कुछ इस तरीके का जाएगा, उसके और भी पॉइंट्स देखने होंगे तो देख सकते हैं आप। सिमिलरली आपका लाइन 2 बनाना हुआ तो इसी तरीके से आप डब्बा बनाइए, x और y का कोऑर्डिनेट डालिए, फिर उसके बाद लाइन 2 क्या हो गई आपके पास भाई, फटाफट से लिखेंगे 5y माइनस एक्स इक्वल टू 14। सो आपने जब x को 0 डाला तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15/4, और y को 0 डाला तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -14। ये और पीछे जाएगा कहीं, ये कहीं यहाँ पर -14 रहेगा, और 15/4 यानी 4 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे 15/4। तो ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, ये इधर से पास करती हुई, है ना, कुछ इस तरीके की लाइन ये बनेगी। फिर तीसरी लाइन जो रहेगी आपकी, उसके बारे में भी डब्बा बना लेते हैं भाई, x/y, y का कोऑर्डिनेट 0 डाला, सो क्या है ये इक्वेशन, y माइनस 2x इक्वल टू 1। सो y की वैल्यू 0 डाली आपने तो x की वैल्यू -1/2 आ गई, और x की वैल्यू 0 डालो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। x 0 है तो y 1 यहाँ पर है, और y 0 है तो x कितना है, -1/2, यही है। सो -1/2 कहीं यहाँ पर होगा, ठीक। सो इस लाइन को अब आप एक्सटेंड करोगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना, और ये लाइन एक्सटेंशन में कुछ यहाँ तक आ जाएगी, ये लाइन एक्सटेंशन में लेके जाओगे यहाँ कहीं पे आगे जाके मिलेगी। सो बेसिकली ट्रायंगल वाला जोन जो आपका बन रहा है वो कुछ यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो ये कॉर्नर्स आपको ग्राफ में आप जब मेंशन करोगे इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिखने चालू हो जाएंगे, और वहाँ से आप, क्योंकि ग्राफिकली सॉल्व करना है, इसका दूसरा मेथड भी है सॉल्व करने का जो अभी हम एल्जेब्रिक मेथड पे काम करेंगे, तो ग्राफिकल मेथड से आपको तीनों वर्टिसेस के पॉइंट पता लग जाएंगे। इस तरीके से आप ग्राफ पेपर पे करके देखना, तभी आपको ये बहुत आसान लगेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, दो कोऑर्डिनेट्स के साथ में खेलना है, ठीक है। एक बार x को 0 डाला, एक बार y को 0 डाला, कोई और पॉइंट भी डाल सकते हो, x को 3 डाल लिया, 4 डाल लिया, जहाँ पर आपको लग रहा है अप्रोच कर रहा है, तो उस हिसाब से इस ग्राफ के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क ऐसे छोड़ देता हूँ भाई, इसको ग्राफ में आप ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में अगर आपको ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन दिखा तो कुछ इस तरीके से दिख सकता है। हालांकि ज़्यादातर 5 मार्क्स के क्वेश्चन बेटा आपको देखने को मिलते हैं सिचुएशन वाले प्रॉब्लम, एल्जेब्रिक मेथड वाले प्रॉब्लम, तो वो हम ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। 4 उत्तराखंड फ्लड विक्टिम्स टू सेक्शन A and B of class 10th contributed 1500 rupees. If the contribution of 10th A was 100 less than the 10th B, find graphically the amount of contribution by both of the section. अब देखो यहाँ पर सिर्फ आपको ग्राफ बनाने को ही नहीं बोला है, यहाँ पर आपको सिचुएशन को पहले तो लीनियर इक्वेशन में बनाना भी है। अब देखो वेरिएबल क्या है, सबसे पहले आपको वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने होंगे। क्या क्या वेरिएबल्स हैं, कह रहे हैं कि क्लास 10th के 2 सेक्शन हैं, 10th A 10th B। 10th A और 10th B ने दोनों ने मिलकर 1500 रुपये का दान दिया। अब ये बताओ भाई 10th A ने कितना पैसा दिया, 10th B ने कितना पैसा दिया, यही तो हमें नहीं पता है। जो हमें अननोन है, जो हमें पता नहीं है, वही वेरिएबल होता है। सो 10th A ने कितना पैसा दिया, लेट अस से दैट इज ₹X। 10th B ने कितना पैसा दिया, लेट अस से दैट इज ₹Y। और एक इक्वेशन तो आपको ऐसे ही मिल गई क्योंकि दोनों ने मिलकर कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, 1500 का। सो यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1500। एक इक्वेशन आपकी यहीं पे बन गई इतना आसानी से। फिर दूसरा इक्वेशन क्या बोला हुआ है, 10th A was 100 लेस देन दैट ऑफ 10th B। जितना अमाउंट उन्होंने यहाँ पे डोनेट किया है, तो कौन ज़्यादा है, 10th B ज़्यादा है, यानी y वैल्यू ज़्यादा है। और डिफरेंस कितने का है, 100 का, यानी ज़्यादा वैल्यू में से आप कम वाली वैल्यू यानी y माइनस एक्स करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 100। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई।
अब जब आपको ये इक्वेशन मिल गए, फिर से वही ग्राफ वाले डब्बे बनाओ, क्योंकि ग्राफिकली करना है इसको, अदरवाइज अलजेब्रिकली करना होता तो आप सिंपली क्या कर सकते थे, इसे एक्स और एक्स का यहाँ पे नेचर अलग है, तो मैं अभी चलो वो सिखाऊंगा, यहाँ पे नहीं बताना मुझे, ठीक है। सो ग्राफ के हिसाब से करना है, फिर से वही डब्बे बनाओ, इसके लिए भी डब्बा बनाना है, इसके लिए भी डब्बा बनाना, एक्स और वाई की वैल्यू लिखो, एक्स और वाई की वैल्यू लिखो, और उसके बाद आप इसके पॉइंट्स डाल के 0 और 0 पॉइंट डाल के फिर ग्राफ बना सकते हो इसका, और ग्राफ बना के आप दो पॉइंट्स के इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इनका वही रहेगा, एक्स की वैल्यू आएगा 700 आएगी और वाई की 800 आएगी, 100 मोर है, दोनों का पेयर यही बनेगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन रहेगा, आप ग्राफ में इसे करके देख लेना, इसीलिए मैं इसको आप पे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो यही प्रॉब्लम आप अलजेब्रिकली भी कर सकते हो, जो अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो अलजेब्रिक मेथड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, बार बार इस पे स्ट्रेस कर रहे थे, आइए अब उसको देखते हैं। दो तरीके हैं आपके पास इन्हीं दोनों लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को निकालने का, चाहे यूनिक हो, चाहे इन्फिनाइट हो, या फिर किसी भी तरीके का। मोस्टली यूनिक वाले आपको केसेस दिए जाते हैं जहाँ पे आपको मिसिंग वैल्यू को फाइंड करना होता है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। दो तरीके हैं आपके पास, एक है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन। साफ साफ शब्दों में कहा जाए कि एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का टर्म दूसरे टर्म्स में बना लिया और दूसरे वाले में उसको रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको बना के दूसरे वाले इक्वेशन में। एलिमिनेशन में क्या है कि भैया हम कोएफिशिएंट्स को मैच करके किसी एक वेरिएबल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके दोनों इक्वेशन के साथ हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके हमें अपने सॉल्यूशंस को ढूंढना है। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है पहले वो देख लेते हैं। आपको दिया रहेगा इक्वेशन कुछ इस तरीके से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ इस तरीके का इक्वेशन आपको दिया रहेगा। सब्स्टिट्यूट क्या करना है, ये जो x या y है किसी एक साइड में ले जाओ, ठीक है। सो a1x इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ c1 माइनस ऑफ b1y। अभी कोएफिशिएंट के साथ डील करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं डायरेक्ट एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है और लेट अस से 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, एक वेरिएबल के टर्म में बना दो सारी चीज़ें। तो मैं पहले दूसरे वाले इक्वेशन में करता हूँ। सो माइनस वाई को उस साइड ले गए तो वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3x माइनस 4, ये बन गया अपने पास। अब ये क्या है, इसको लेके यहाँ पर जो y है सब्स्टिट्यूट कर दो, बदल दो उस y को इन टर्म्स ऑफ x। सो क्या होगा, 2x प्लस 3x माइनस 4, क्योंकि y की जगह मैंने क्या लिख दिया पहले वाले इक्वेशन में, क्या लिख दिया 3x माइनस 4। तो फिर अब ये वेरिएबल एक वेरिएबल के इक्वेशन जैसा हो गया। सो 5x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3, 5x इज इक्वल्स टू ये 4 और 3 उधर हो गया तो 7, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/5। तो इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूट करना है। बेसिकली क्या करना है भैया, दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, एक वेरिएबल के टर्म में बाकी सारा कुछ बना दो और दूसरे वाले इक्वेशन में उसी वेरिएबल को वो जो बनाया आपने रेसिपी उससे रिप्लेस कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। फिर आपको जो नया इक्वेशन मिलेगा वो एक ही वेरिएबल में होगा और इजीली आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इजी है ना, बढ़िया। एलिमिनेशन मेथड में देखते हैं भाई क्या करना है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, जैसे डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ ही बात करता हूँ। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो x और y हैं इनमें से कोई एक को हटाना है। कैसे हटाना है, देखिए सबसे पहले तो किसी एक का दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट मैच करने की कोशिश करिए। x का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन में क्या है 2, दूसरे में क्या है 3। तो क्या ऐसा नंबर चूज करूं कि मैं मल्टीप्लाई करके इन दोनों को इनके कोएफिशिएंट मैच कर सकता हूं। तो पहले वाले इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या x का कोएफिशिएंट 6 बन जाएगा? हाँ सर बन जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, करके देखते हैं, अभी आगे बताता हूं मैं आपको। 3 2 जा 6x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, पूरे इक्वेशन पे प्रभाव पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 18। हाँ भाई कर लिया। अब क्या, इक्वेशन तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट दिखा रहे हो। अरे ऐसा नहीं है, अब क्या हो गया 6x दिख रहा है ना आपको, x के कोएफिशिएंट मैच करके दोनों इक्वेशन में क्या करना है, दोनों का नेचर सेम है, प्लस प्लस साइन है दोनों के पास में। तो क्या करूंगा मैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने से इसका साइन चेंज हो गया तो ये खत्म, फिर ये भी साइन चेंज होगा, सबका साइन चेंज होगा तो माइनस 4y हो गया ये। सो माइनस 3y माइनस 4y विल बिकम माइनस 7y और यहाँ पे क्या होगा भाई माइनस
18 है, 12 में से -18 गया तो -6, सो y विल बी 6/7। इसी तरीके से ये y की वैल्यू यहाँ पर किसी इक्वेशन में डाल के आप सॉल्व कर सकते हो x की वैल्यू। तो ये है मेथड एलिमिनेशन का। कई बार डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन मैच करता रहेगा, सीधे सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड कर दो, काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये करना है आपको एलिमिनेशन मेथड में। ठीक है, ज़्यादातर आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट मैच करने के ऊपर एफर्ट डालना है, बाकी उसके बाद काम बन जाएगा। ठीक है, सो चलिए प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं इस पे। इतना ही था इसमें इंफॉर्मेशन के लिए। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट जर्नी है यहाँ से, क्योंकि आपको वेरिएबल बनाना होगा, फिर उसके बाद उसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना होगा। ठीक, सो इफ 3 chairs and 1 table cost ₹1500 and 6 chairs and 1 table cost 2400, form a linear equation to represent this situation। सिर्फ आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है, यहाँ पे कोई सॉल्व वॉल्व नहीं करना है इसको। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं और ज़्यादा चांस है कि ऐसे ही क्वेश्चन आए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग इन्वॉल्व होने वाला है। अब सबसे पहले इसमें मुझे वेरिएबल ढूंढना है। मैं अपने आप से सवाल पूछूँ ये कि क्या मिसिंग है इसमें, किसका मुझे नहीं पता लग रहा। कह रहा है कि 3 चेयर और 1 टेबल का कॉस्ट 1500 रुपये। दुकान में गया, मैंने 3 चेयर मांगा, 1 टेबल मांगा, 1500 रुपये हो गए। तो अभी यहाँ पे तो लिखा नहीं हुआ चेयर का दाम कितना है, टेबल का दाम कितना है, यही तो मुझे नहीं पता है। जब यही नहीं पता है तो यही तो मेरे वेरिएबल हो गए। क्या हो भाई, चेयर्स का जो प्राइस है उसको मैं बोल दूँ ₹X। एक चेयर का प्राइस कितना हो गया, ₹X। फिर इसी तरीके से टेबल का बोल देता हूँ, एक टेबल का प्राइस कितना हो गया, Y। क्या अब इक्वेशन बन सकती है यहाँ पे। कह रहा है 3 चेयर यानी 3 × X। एक चेयर का दाम अगर X है तो 3 चेयर का कितना होगा, 3 टाइम हो जाएगा उसके, प्लस एक टेबल लिया आपने, Y = 1500। क्या पहले वाले का इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया इतनी आसानी से। सही बात है। सिर्फ आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, मिसिंग चीज क्या मिसिंग है यार, जिसकी वजह से ये इक्वेशन में इतना रोलर अप पड़ा हुआ है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन क्या बोलिए, 6 चेयर्स यानी 6 टाइम्स ऑफ X प्लस एक टेबल, फिर से कितने की पड़ रही है, 2400। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। बोलो इतना आसान था कि नहीं। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो यार, सब्स्टिट्यूशन से कर लो या एलिमिनेशन से कर लो, आराम से ये हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था आपसे। अगला प्रॉब्लम 2 मार्क्स के टाइप का क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। सुमित इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। सुमित की एज कितनी है, चलो पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 years लेटर ही शैल बी 2.5 times एज ओल्ड एज हिज सन। हाउ ओल्ड इज सुमित एट प्रेजेंट। तो भैया सुमित और उसके बेटे की एज हमको आज के तारीख में पता नहीं है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वेरिएबल। और दोनों अलग है ना, सुमित पापा है भाई, पापा की एज बड़ी होगी और बेटा तो बेटा ही है, बेटे की एज छोटी होगी। तो सुमित की एज हम ले लेते हैं X years प्रेजेंट टाइम में, और सन की एज कितनी ले ले भाई, Y years। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास, सुमित इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो सुमित जो है वो अपने सन के उम्र के 3 गुना है, तो यानी सन के एज को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वो सुमित के बराबर होगा। ये है अंग्रेजी में अनुवाद का मतलब इसका। तो यानी पहली इक्वेशन आपकी बन गई x = 3y। यहाँ पे आपने 3x = y लिख दिया, अगर मिसअंडरस्टैंड करके तो गलती हो गई। तो इसीलिए x = 3y लिखना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है। एक और ख़ास बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, एकदम उसको दिमाग में बैठा लेना ज़िंदगी भर के लिए। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतनी इक्वेशन चाहिए होगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर उतने इक्वेशन आपके पास नहीं है, आप किसी भी एग्जामिनर को पेपर फाड़ के देते हैं, बेटा गलत दे रहे हो क्वेश्चन आप, या फिर ऑप्शन रहेगा उसमें कि नन ऑफ द सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, अगर 3 वेरिएबल्स हैं x y z हैं तो 3 इक्वेशन होनी ही पड़ेगी, तभी जाके आप उसको सॉल्यूशन निकाल सकते, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होना ही पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए हम शुरू से लेके अभी तक 2 वेरिएबल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन अपने को मिल गया x = 3y। तो पहली इक्वेशन आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी। अब दूसरी इक्वेशन, दूसरी कंडीशन, इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको बोला है ना कि 2 वेरिएबल अगर दे दिए तो 2 इक्वेशन बननी कंफर्म है। तो दूसरे इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या दी हुई है, 5 years लेटर, मतलब आज से 5 साल बाद। आज उम्र क्या है भाई सुमित और सन की, x और y है। ठीक है, और
उनके बीच में पहला इक्वेशन रिलेशन है कि पापा जो है वो 3 टाइम्स हैं सन की एज के, बट उन दोनों की आज की एज क्या है, एक्स और वाई है। तो कंडीशन बोला ही शेल बी, यानी सुमित शेल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 2.5 का मतलब क्या हो बेटा, 2.5 इस तरीके से इम्प्रॉपर सॉल्यूशन वाला कंडीशन रहता है, जिसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा 4 + 1 5/2, जो कि 2.5 आता है ना यार, तभी तो बोलते हैं 2.5। सो ये हो गया 5/2। सो क्या बोला हुआ है, आज से 5 साल बाद यानी x + 5 शुड बी इक्वल्स टू 5/2 टाइम्स ऑफ y + 5। दोनों को 5 साल बाद चलाना पड़ेगा ना, x को 5 से प्लस किया तब वो 5 साल आगे बढ़ गया, y को 5 से प्लस किया तब वो 5 साल आगे बढ़ गया, फिर 5/2 से उसे मल्टीप्लाई करना, क्यों, कंडीशन दिया है 2.5 टाइम्स होगा सुमित के एज का, सन के एज का सुमित के साथ रिलेशन। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा फटाफट अपने पास। सो 2 टाइम्स ऑफ x + 5 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ y + 5। ये इक्वेशन 2 हो गई आपकी। अब यहाँ पे यूज करूंगा मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्यों, क्योंकि मेरे पास इजीली सॉर्टेड चीज है ना, x = 3y। सो x की जगह मैं 3y डाल देता हूँ इक्वेशन 2 में, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सो 2 = 3y + 5 = 5y + 25। ओपन कर दिया मैंने मल्टीप्लिकेशन। सो ये हो गया 6y + 10 = 5y + 25। y वाली चीज एक साइड ले जाओ और नंबर वाली चीज एक साइड ले आओ, तो यानी 6y - 5y हो गया, तो दैट इज y = 25 - 10, दैट विल बी 15। सो y यानी सन की एज क्या है, 15 ईयर्स है, और फादर की एज क्या होगी भाई, पहले इक्वेशन के रिलेशन में डाल दो, x = 3 × 15, दैट विल बी 45 ईयर्स। बोलो समझ में आया। स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना मुश्किल था, उसके बाद तो काम आप आंख बंद करके भी कर सकते हो, ये तो बच्चों का काम है। तो स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने के लिए ही आपको इस्तेमाल करना होगा अपने दिमाग का। सो दूसरी कंडीशन जो थी वो थोड़ी सी मैं आपके लिए ट्रिकी मान सकता हूँ, बाकी वैसे प्रैक्टिस कर लोगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जब भी बोले ना यार 5 years लेटर, 6 years लेटर, 10 years लेटर, या फिर 5 years अगो फ्रॉम नाउ, तो आज की जो आपने एज मानी हुई है एक्स और वाई, तो उसमें से अगर बिफोर बोला हुआ है तो माइनस करना होगा, और लेटर बोला हुआ है तो प्लस करना होगा। दोनों को, दो एज जो आप कंपेयर कर रहे हो, तभी वो दोनों 5 साल ट्रैवल करेंगे, अदरवाइज एक को ट्रैवल करा के छोड़ दोगे, दूसरा वहीं पर रह जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया, बढ़िया। अगर नहीं समझ में आया तो इसका आप डाउट मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं ट्राई करूंगा फिर से इसको एक्सप्लेन करने का आपको सिंपल भाषा में। ठीक है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप का, द इनकम ऑफ 2 person A and B are in the ratio of 8:7 and the ratio of their expenditures is 19:16. If their savings are 2550 per month and find their net monthly income, यानी x और y की वैल्यू ही एक्चुअली में निकालनी है। तो यहाँ पे वेरिएबल पहले तो पता करो यार, सबसे मुश्किल काम पहला स्टेप ही आपके लिए कि वेरिएबल कौन से होंगे वो पता करना। द इनकम ऑफ 2 person A and B, ये तो आपको दे ही दिया, तो आपको इनकम ऑफ 2 person को नहीं मानना है x and y। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो, इनकम को बोल दो x रुपीस और एक्सपेंडिचर को बोल दो ₹y, क्योंकि वो भी तो हमें नहीं पता है। खाली क्या पता है कि जो पैसा आया है उससे जो खर्च किया, और सेविंग उनके पास 2550, वो तभी होगा ना जितना पैसा आया, जितना माइनस किया, तब जाके आपके पास सेविंग बच रही है। यानी अगर मैं ए के केस की बात करूं, क्योंकि ए और बी के बीच में रेशियो इनकम का 8:7 है और एक्सपेंडिचर का 19:16 है, तो मैं ए के लिए इक्वेशन बनाना चाहूं तो उसकी इनकम क्या है, 8 टाइम्स है, 8x है, और एक्सपेंडिचर यानी कि उसमें से घटाना है वो कितना है, 19 टाइम्स ऑफ y है। उसकी सेविंग क्या है, 2550, पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन बी के लिए, बी की इनकम कितनी है भाई, 7x, और एक्सपेंडिचर कितनी है, -16y इज इक्वल टू, अगेन सेविंग सेम है 2550। हमें दोनों की इनकम का पता करना है। दोनों की इनकम क्या होगी भाई, ए की इनकम क्या है, 8x है, और बी की इनकम क्या है, 7x है। सो पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी जाके मैं 8x और 7x की वैल्यू बता सकता हूँ।
अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना है, एलिमिनेशन करना थोड़ा लेंदी दिख रहा है, बट सी वैल्यू मेरे को सेम दिख रही है, तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंस निकाल लेता हूँ पहले ही, क्योंकि क्या होगा कि सी वाली टर्म्स जीरो हो जाएगी। देखो अभी क्या करता हूँ, 1 - 2 करता हूँ, इक्वेशन 1 - 2। सो 8 में से 7 गया तो कितना बचा, x, -19 में से क्योंकि सब्ट्रैक्ट करो तो ये +16 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, सो -3y इज इक्वल्स टू, दोनों सेम वैल्यू c वाली तो 0 हो गया। सो यहाँ से मैं x की वैल्यू 3y को डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ किसी भी जगह सब्स्टिट्यूट करने के लिए। अब ये इक्वेशन 3 होगी। अब सब्स्टिट्यूट इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन 1 और 2, तब भी आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो किसमें करें भाई, x पहले वाले में कर लिया, दूसरे किसी में भी कर लो यार, चलो दूसरे वाले में कर लेते हैं। सो 7 × x की जगह क्या डालना है, 3y -16y इज इक्वल्स टू 2550। सो 21y - 16y इज इक्वल्स टू 2550। सो 21 - 6y कितना हो गया भाई, 5y इज इक्वल्स टू 2550। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से कैंसिल करो उसको, 5 5 5 1 10। सो y इज 510, पर हमें y से क्या लेने देना, हमें तो x ढूंढना है। सो x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y, 510। सो कितना हो गया भाई, 0 3 15 1530। सो x इज 1530, बट दिस इज नॉट द आंसर। क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, a और b की इनकम पूछी है, तो a की इनकम क्या थी, 8 टाइम्स ऑफ 1530, और b की इनकम क्या थी, 7 टाइम्स ऑफ 1530। सो a की इनकम कितनी आ जाएगी भाई, 8 0 0, 8 3 24 का 4 कैरी 2, 8 5 42, 4 8 1 12। सो 12,240 रुपीज़ होगी ए की सैलरी। बी की सैलरी कितनी होगी, 7 0 0, 7 3 21 2 कैरी 35 37 3 10710। कुछ इसी तरीके से होगा, थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो आप देख लेना। टेक्निक यही है इसे सिंप्लीफाई करने की। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या था, फिर से अगेन आपको इक्वेशन बनाना, फिर उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन आप कर ही लोगे। ठीक है जी, समझ में आया, चले बढ़िया। 3 मार्क्स के टाइप के क्वेश्चंस कैसे रहेंगे देख लेते हैं इसे। ओके, ए मैन कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. Find the speed of rowing in still water and also find the speed of the stream. अब यहाँ पर वेरिएबल डिसाइड करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट गेम है। देखो, डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि मैं नाव चला रहा था, ठीक है, और पानी भी इसी डायरेक्शन में बह रहा है, इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैं नाव चला रहा हूँ, तो मज़ा ही आएगा फिर तो, है ना। करना ही क्या है, पैडल ही मत चलाओ यार, ऐसे ही बैठो, आराम से चलती चली जाएगी। अगर तुमने पैडल चला दिया स्पीड और बढ़ जाएगी, तो काम आसान हो गया। लेकिन हमेशा नदी आपके पक्ष में रहेगी ऐसा तो होता नहीं। आपने लेफ्ट टर्न लिया, डायरेक्शन भाई अपने घर जाना है, लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लेते ही स्ट्रीम बदल गई, क्या हो रहा है, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। ऐसे हवा भी होता है ना, कई बार पीछे से धक्का मार देती है, आगे भाग जाते हो, और कई बार भागते रहते हो, आगे से हवा लगता है कि नहीं। तो अब अपस्ट्रीम कहते हैं इसको। अब ऑपोजिट जा रहे हो आप, बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, पानी का स्ट्रीम इस डायरेक्शन में, तो उससे क्या होगा, एफर्ट ज़्यादा लगे, अरे भाई रुक जाओ भाई, आप उस टाइप में चप्पू चलाने की कोशिश कर रहे हो और आपका पानी का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो यानी जो आपकी नदी है उसमें आप जो बोट चला रहे हो डाउन स्ट्रीम में, नदी का डायरेक्शन सेम है और बोट का डायरेक्शन भी सेम है। तो ये कैसा टाइप का मोशन हो, कंस्ट्रक्टिव टाइप का, दोनों जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, तभी तो स्पीड आपकी बढ़ रही है। तो यानी यहां पर अगर मुझे आपके बोट की और स्ट्रीम की स्पीड के बारे में बात की जाए, वही आपके वेरिएबल हो गया। अभी आप पकड़ लिए सही से, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, आप जो चप्पू चला के उसको चला सकते हैं, तो उसका वेरिएबल ले लेते हैं, स्पीड ऑफ रोइंग इज x एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड जो भी है, किलोमीटर पर आवर ले लो, स्पीड ही क्योंकि वेरिएबल हो सकता है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है, स्पीड ही अननोन है ना यार, अपना सिद्धांत वही रहेगा, जो चीज़ अननोन है उसी को भी वेरिएबल में ढूंढना है। अब इसमें भी 2 वेरिएबल चाहिए थे, x और y, उसमें स्पीड में भी 2 वैरायटी है, एक जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, दूसरी जो नदी प्रोड्यूस कर रही है। जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको x ले लिया, जो नदी प्रोड्यूस कर रहे हो उसे y ले लिया। अब जब डाउन स्ट्रीम की बात है तो दोनों कंस्ट्रक्टिव है, यानी डाउन स्ट्रीम में क्या होगा,
डाउन स्ट्रीम में स्पीड का क्या होगा भाई, स्पीड जुड़ेगी आपकी स्पीड के साथ, आपकी स्पीड के साथ नदी के बहाव का भी स्पीड जुड़ जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। वही अगर ये अपस्ट्रीम हुआ, नदी का डायरेक्शन जो है, नदी के मूविंग का डायरेक्शन जो रिवर का है वो ऑपोजिट है आपके रोइंग डायरेक्शन के, तो आप क्या कर रहे हो भाई, स्पीड आपकी रिड्यूस हो रही है, x माइनस वाई हो रही है। क्या हो रही है, x माइनस वाई हो रही है। क्या बोला आप क्वेश्चन में, फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ऑल्सो फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब इक्वेशन कैसे बनाए इससे, ये तो कंडीशन आपको दे दी, अब इक्वेशन कैसे बनाए, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। हमें एक फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। बस इस फॉर्मूले का यूज करके अब इक्वेशन बन जाएगी। पहले लेते हैं स्पीड डाउन स्ट्रीम की, क्योंकि दे रखा है ना कंडीशन। सो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी आपकी, x प्लस वाई। उसमें कितना डिस्टेंस कवर कर लिया आपने, 20 किलोमीटर कवर कर लिया इन 2 आवर्स। सो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई एक्चुअली में, 10 किलोमीटर पर आवर, पर ऐसे मैथमेटिकली बोल रहा हूं तो 10 हो गई, पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन, अब अपस्ट्रीम की देखें। अपस्ट्रीम में क्या था, x माइनस वाई स्पीड, डिस्टेंस कितना कवर किया आपने, डिस्टेंस आपने कवर किया है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। सो डिस्टेंस बाय टाइम दैट इज 4/2। सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 हो गया, सेकेंड इक्वेशन। x और y क्या है, x आपकी स्पीड है, मतलब आपके नाव की स्पीड है, y जो है वो नदी की स्पीड है। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन 1 क्या था भाई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। क्या करेंगे इसमें, देखो कोएफिशिएंट्स तो बराबर है और साइन का नेचर अलग है, माइनस वाई और प्लस वाई का, तो सीधे क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया। दोनों को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या कर दो, सिंपली ऐड कर दो, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, y माइनस वाई जो है 0 हो जाएगा, और 10 प्लस 2 12 हो गया। सो x क्या हो गया, 6, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड है, ये आपके नाव चलाने की स्पीड है। और y वैल्यू कहाँ से आ जाएगी भाई, किसी भी एक इक्वेशन में 6 की वैल्यू डाल दो, इसमें डाल देते हैं। 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, वाई इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2, वाई इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है, ये नदी के बहाव की स्पीड है, 4 किलोमीटर पर आवर चल रहा था। तो देखा आपने किस तरीके से हमने इक्वेशन बनाया। मेन काम यहाँ पे क्या था, इक्वेशन का। कॉन्सेप्ट भी आपको समझा ही दिया। नदी अगर किसी डायरेक्शन में बह रही है, आप उसके साथ उसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो दोनों की वेलोसिटी रिड्यूस होने वाली है, सब्ट्रैक्ट होने वाली है। और ऐसे टाइप का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आ सकता है, इस बात के लिए आप तैयार रहें। समझ में आई ये बात? जिनको अगर नहीं समझ में आए फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप कमेंट करके अपने डाउट डाल सकते हैं, तभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अदरवाइज मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसी टाइप में, यही बोट वाले में कैसा दिखेगा, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। देखते हैं इसे। ए मोटर बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। In the same time, it covers a distance of 12 km upstream and 36 km downstream. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. Stream और बोट की स्पीड आपको बतानी है। तो फिर से वही बात होगी, बोट की स्पीड को हम वेरिएबल ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट, और ये किलोमीटर पर आवर लिख देते ताकि यूनिट क्लियर रहे आपको। फिर इसके बाद स्ट्रीम की स्पीड, ये y किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। इसे हम क्या ले रहे हैं, y किलोमीटर पर आवर। कंडीशन क्या दे रखी है भाई, देखो डिस्टेंस दे रखा है अपने को, टाइम दे रखा है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों दे रखा है। अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो देखो फिर से वही पहले लिख लेते हैं इसे यार, डाउनस्ट्रीम में स्पीड x प्लस वाई हो जाएगी, और अपस्ट्रीम में अभी हमें क्लियर करवाया सर ने, x माइनस वाई हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, यूनिट ध्यान रखना आप। इक्वेशन कैसी बनाए यार, ये तो बड़ा ट्रिकी दिख रहा है यहाँ पे। मोटर बीम का मोटर बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। मतलब ये पूरे जर्नी की बात कर रहे हैं। एक तरीके से मान लो आप किसी इवेंट में गए हो या किसी एडवेंचर पे गए हो, मोटर पे बैठे आप,
पहले आगे लेके गया फिर वापस लेके आ रहा है, तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों उसने एक जर्नी में कर लिया, वो 6 घंटे में किया है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, फॉर्मूले से देखते हैं फिर से। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम अपने को दे रखा है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। ओके ओके ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे देखो आप दो टाइप के डिस्टेंस कवर हो रहे हैं, एक अपस्ट्रीम जा रहा है, दूसरा डाउनस्ट्रीम आ रहा है ना। सो दो टाइप के डिस्टेंस कवर हो, उसके लिए टोटल टाइम ये लग रहा है। सो मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना दे रखा है 16 किलोमीटर पहले वाले इक्वेशन में। सो 16 बाय, और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है x माइनस वाई, अभी लिखा हमने, ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर। यार यहाँ स्पीड लिख देता हूँ, नहीं तो तुम मुझे मारोगे, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक। सो डिस्टेंस बाय स्पीड ही लिख रहा हूँ, देखना आप, 16 बाय x माइनस वाई, और दूसरा 24 बाय डाउनस्ट्रीम है तो x प्लस वाई। ये जर्नी कवर करने के लिए भाई साहब को 6 घंटे लगे, 6 आवर्स। ये पहली इक्वेशन आपकी आई बात समझ में। दूसरी इक्वेशन इसी तरीके से फिर से एक और बोर्ड गई भाई, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, सो 12 बाय x माइनस वाई एंड 36 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम, दैट विल बी x प्लस वाई, अगेन 6 आवर्स। वाओ ग्रेट। सो ये इक्वेशन 2 हो गई, हो गया, इक्वेशन बना ली सर, चलो यहाँ तक काम हो गया। लेकिन अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करने लग गए तो फंस जाओगे, क्यों, क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, और क्वाड्रेटिक अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, और ऐसे ऐसे वेरिएबल्स घुसेंगे यहाँ पे कि सोते रह जाओगे तुम। तो क्या करना है इसे, अब यहाँ से नोटिस करो 1 बाय एक्स माइनस वाई एंड 1 बाय एक्स प्लस वाई दोनों इक्वेशन में है कि नहीं है ना। तो मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूं, इनको देखने में आसान बना देता हूं। 1 बाय एक्स माइनस वाई को मैं लिख देता हूं u, एंड 1 बाय एक्स प्लस वाई को मैं लिख देता हूं v। इससे लिखने से क्या होगा, इक्वेशन आसान दिखने लग जाएगी। कैसे आसान दिखने लग जाएगी, देखो भाई, 16 इंटू 1 बाय एक्स माइनस वाई था, तो दैट विल बी u प्लस 24v इज इक्वल्स टू 6, पहला इक्वेशन है आपका। दूसरा इक्वेशन क्या है, 12u प्लस 36v इज इक्वल्स टू 6, ये सेकंड इक्वेशन होगी। मुंह खोल के देख रहे हो सर ये कैसे होगा। अब ये जो मैंने किया है इसको अगर आप सॉल्व करोगे u और v की वैल्यू मिलेगी, जो u और v की वैल्यू मिलेगी वो फिर आपको x और ये जो आपने रिलेशन बनाया 1 बाय एक्स माइनस वाई और 1 बाय एक्स प्लस वाई में वहाँ रिप्लेस करके आपको x और y की वैल्यू बनानी पड़ेगी। पर हाल फिलहाल हम कैसा ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 1 बाय एक्स माइनस वाई, क्योंकि अभी डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाऊँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने लगेगा और डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करने में। इसलिए 1 बाय एक्स माइनस वाई को मैंने क्या लिखा u, और 1 बाय एक्स प्लस वाई को क्या लिखा v। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रही। तो इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, 16u प्लस 24v इक्वल टू 6। यहाँ लिख लेते हैं 16u प्लस 24v इज इक्वल टू 6। दूसरा इक्वेशन 12u प्लस 36v इज इक्वल टू 6। 12u प्लस 36v इज इक्वल टू 6, यही है। कंफर्म कर लेते हैं इसको एक बार, जी यही है। क्या इनमें से कुछ कैंसिल हो सकता है कॉमन निकाल के, ऊपर वाले में तो भाई नहीं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने एक टेक्निक यूज़ किया था ना, C0 हो रहा है तो चलो यूज़ करते हैं उसको। सो ये इक्वेशन 2 है, सॉरी ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। क्या करें, इसमें से इक्वेशन 1 में से 2 निकाल देते हैं, कुछ बनेगा अपने पास। 16 माइनस 12u क्या हो जाएगा भाई अपने पास, 4u एंड 24 माइनस दिस विल बी माइनस 12v इक्वल टू 0। सो 4u इज इक्वल्स टू 12v एंड 4 3 ज़ा, सो u इज इक्वल्स टू 3v बन गया। अब इसे किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं। सो 12 इंटू 3v प्लस 36v इज इक्वल्स टू 6। 12 3 ज़ा 36, 36v प्लस 36v इज इक्वल्स टू 6, ये 72v इज इक्वल्स टू 6। सो v की वैल्यू क्या आ गई, 6 बाई 72। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है फर्दर, 6 बन, यस हो जाएगा। सो v विल बी 1 बाई 1 to 12। सो v की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई 12। अब यहाँ पे u में डाल दो यही चीज़, u इज इक्वल्स टू 3 बाई 12, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने।
ठीक है, ये नहीं फाइंड करना था हमें, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी अभी भी। तो ये है अपना u क्या था, हमने पीछे किसको रिप्लेस किया था, 1 बाय एक्स माइनस वाई को, ठीक है। सो 1 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 बाय 12 एंड 1 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 बाय 12। यहाँ से इक्वेशन बन गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 और यहाँ से क्या इक्वेशन बन जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 12 एंड विच इज 4। सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन 4 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई। क्या इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, हाँ भाई, दोनों को 3 और 4 को जोड़ दो खाली। तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 16, x इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर आप y की वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, x 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, y विल बी 8 माइनस 4 दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। लो भाई स्पीड आ गई। सो x क्या है, स्पीड ऑफ मोटर बोट, जो मोटर बोट चल रही थी उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और y जो है स्ट्रीम की स्पीड है जो हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया। फिर से इस प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन के अप्रोच को आप देख लो। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कंडीशन तो मैंने आपको समझा दिया था, दोनों स्पीड वेरिएबल्स हैं, उन दोनों के कंडीशंस को लिया। अपस्ट्रीम जा रहे हो यानी ऑपोजिट जा रहे हो तो x माइनस वाई करोगे, अपनी वेलोसिटी में से नदी की वेलोसिटी को घटाओगे। डाउनस्ट्रीम आ रहे हो तो यानी दोनों स्पीड्स को कंस्ट्रक्टिव बनाओगे, दोनों सहायता कर रही हैं आपको जाने में, तो x प्लस वाई बनाओगे। फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ इक्वेशन बनाने के लिए कंडीशन इस तरीके से दे रखी है कि एक जर्नी में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों मार रहा है और सेम टाइम में 6 घंटे में दो बोट्स अलग अलग टाइम पे जा रही हैं या फिर लगा लो एक ही बोट 2 बार चली गई, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम कैसे निकालेंगे इक्वेशन, हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, टाइम दे रखा है तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दोनों डिस्टेंसेस और डिस्टेंस बाय स्पीड को कवर किया। जैसे पहले इक्वेशन में 16 किलोमीटर को अपस्ट्रीम में गया तो x 16 बाय एक्स माइनस वाई ये टाइम है, प्लस 24 बाय एक्स प्लस वाई डाउनस्ट्रीम में। टोटल टाइम कितना हुआ जर्नी का 6, ये दे रखा था हमें, हमने इक्वेशन बनाई। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन बनाई 12 बाय एक्स माइनस वाई प्लस 36 बाय एक्स प्लस वाई। अब क्योंकि मैं ये इक्वेशन डायरेक्टली अगर सॉल्व करने लग जाता तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में घुसना पड़ता, इसलिए मैंने क्या किया, मेरी विजिबिलिटी के लिए क्लियर हो जाए इसलिए मैंने 1 बाय एक्स माइनस वाई को u से रिप्लेस किया और 1 बाय एक्स प्लस वाई को v से रिप्लेस किया ताकि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिखने लग जाए आसानी से। और फिर उन पे मैंने अपने जो है एल्जेब्रिक मेथड को लगाया और एल्जेब्रिक मेथड लगाने के बाद मुझे u और v की वैल्यू मिली। u और v की वैल्यू मिलने के बाद फिर मैंने रिप्लेस कर दिया उनको 1 बाय एक्स माइनस वाई और 1 बाय एक्स प्लस वाई से, जो उनके साथ रिलेशन मैंने पहले कंसीडर किया था। फिर x और y की वैल्यू रिलेशन बन के आ गई, x इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर और y इज इक्वल्स 4 किलोमीटर पर आवर। सॉरी तो बड़ा लंबी टाइप का प्रॉब्लम है। अरे तो 5 मार्क्स तुमको ऐसे दे देंगे क्या, 5 मार्क्स ऐसे थोड़ी दे देंगे यार, उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज हो सकती है, मेरी बात ध्यान से समझ लो। ये जो स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स हैं ये आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आएंगे, तो स्टेटमेंट से वेरिएबल इक्वेशन बनाना सीख जाओ। वेरिएबल समझने के लिए क्या करना होगा, जो चीज मिसिंग है उसको ढूंढना चालू कर दो कि यार मिसिंग कौन सी पार्ट है। अगर वो पता लग गया आपको तो वेरिएबल फटाफट पकड़ना सीख जाओगे। आने वाले टाइम में मैं आपके साथ क्वेश्चन मेनिया के लिए लाइव सेशन लेके आऊँगा जहां आप और मैं इंटरेक्ट करके क्वेश्चन डिस्कस करके सॉल्व करेंगे। मार्च 11 या फिर मार्च 12 को आपका मैथमेटिक्स पेपर है, मैं आपकी तैयारी अच्छी करवा दूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए गोल ऑन। ऑल द बेस्ट।